औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इखलास शाहिद है और मैं वेलकम करता हूँ आपको अपनी क्लास पीआरसी 3 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करना है, जो कि डील कर रहा है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स से। इसमें वो बताएगा कि इकोनॉमिक्स की नेचर कैसी है, इसको हम किस तरीके से जो इकोनॉमिक्स हैं वो इस चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं, और इसके अलावा स्कोप यानी इकोनॉमिक्स किस किस चीज़ को कवर कर रहा होता है, इकोनॉमिक्स में क्या-क्या जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आ रहे होते हैं। और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर लिया है बहुत डिटेल से, और अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन हम रिवाइज़ कर लेते हैं, जो कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी कि इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स बेसिकली होती है फाइनेंशियल डिसीजंस की स्टडी। फाइनेंशियल डिसीजंस यानी पैसा जिसमें इन्वॉल्व होता है, लेन-देन हो रहा होता है लोगों के दरमियान, तो उसकी स्टडी है 4 लोगों की। ये 4 लोग कौन हैं? एक होते हैं बायर, या इनको हम कंज्यूमर भी कहते हैं, इनको इंडिविजुअल भी कहते हैं। ये कौन लोग होते हैं जो कि चीज़ों को खरीद रहे होते हैं और चीज़ों को कंज़्यूम कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरियात, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको सैटिस्फाई करने के लिए। ठीक है? और सेलर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, फर्म कौन होते हैं, ये एक ही मतलब अल्टरनेट नेम्स हैं। तो ये लोग कौन होते हैं जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो चीज़ों को फैक्ट्री में बनाकर लोगों को सप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसलिए इनको सप्लायर भी कह सकते हैं। और तो इस तरीके से जो है ना, ये जो सेलर और बायर, ये लोग आपस में, सेलर चीज़ों को सप्लाई कर रहा होता है और बायर चीज़ों को खरीद रहा होता है। और जो सेलर है ये सप्लाई क्रिएट कर रहा होता है और जो बायर है ये डिमांड क्रिएट कर रहा होता है। क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 को डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो इन टर्म्स को हम इजीली समझ पा रहे हैं अब। तो सेलर और बायर, इनके जो बिहेवियर है, इनके जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, इनको हम स्टडी कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हमने बनाई होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देख रहे होते हैं बायर और सेलर के बिहेवियर को, उनके फाइनेंशियल डिसीजंस को। और उसके बाद 2 इकोनॉमिक एजेंट्स और हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो 4 लोग हम पढ़े, इनको इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स। तो जो रिमेनिंग 2 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, जिनमें गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेडर्स आ जाते हैं, इनके कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस को हम पढ़ते हैं? गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिसीजंस क्या हो सकती हैं? जैसे कि गवर्नमेंट ने बजट बनाना है अपना, जैसे कि और एक मुल्क का जो खर्चा गवर्नमेंट उसका पहले से एक अंदाज़ा क्रिएट करती है, यानी कि अगले साल में हमने क्या-क्या खर्चे करने हैं, हमें कहाँ-कहाँ से इनकम मिलनी है, उसका एक अंदाज़ा बना के गवर्नमेंट जो हमें पेश करती है नेशनल असेंबली के अंदर, उसको बजट कहते हैं। तो बजट जो होता है गवर्नमेंट वो बनाती है, किस चीज़ पे टैक्स कम लगाना है, किस चीज़ पे टैक्स ज़्यादा लगाना है, जैसे हमें गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल हो सकेगा। इस तरह की जो डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के वो होते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेडर्स में इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर आ जाते हैं। इम्पोर्टर्स कौन होते हैं? जो बाहर मुल्क से चीज़ों को अपने मुल्क में लेकर आते हैं और अब पै उनको पैसे देते हैं, और एक्सपोर्टर जो अपने मुल्क में चीज़ें बनाते हैं और उसको बाहर में बेचते हैं और पैसे अर्न करते हैं। तो इनके जो फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे, लाइक कौन सी चीज़ इन्होंने एक्सपोर्ट करनी है, कौन सी इम्पोर्ट करनी है, उसको भी हम इकोनॉमिक्स में देख रहे होते हैं। और जो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेडर्स, इनके डिसीजन जो हैं, इनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील कर रहे होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बायर और सेलर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स। इट मीन्स माइक्रो में हम जो है छोटे लेवल पर डील कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर डील कर रहे होते हैं, जबकि जो मैक्रो लेवल पे हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन देख रहे होते हैं चीज़ों को। तो इकोनॉमिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन ही हमने रिवाइज कर ली है। अब उसके बाद फॉर्मली स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की डेफिनेशंस हैं, जो कि 3 तरह के इकोनॉमिस्ट ने दी थी। एक एडम स्मिथ थे सबसे पहले, 1776 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी। उसके बाद जो थे वो मार्शल थे 1890 में, और उसके बाद रॉबिन्स ने एक डेफिनेशन दी 1932 में। तो हम इन्हें वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करना है, लेकिन उससे ऊपर एक पैराग्राफ में वो बता रहा है, इकोनॉमिक्स इज द मदर ऑफ सोशल साइंसेस। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स तो क्या कहते हैं, मदर कहते हैं सोशल साइंसेस की। इट डील्स विद द इलुसिडेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। ये क्या करती है? ये हमारी हेल्प करती है कि ये वाज़ेह कर देती है डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोसाइटी के अंदर जो मौजूद हैं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ विटनेस्ड एट द मैन।
अब वो उसमें वो बता रहा है कि जो दुनिया की हिस्ट्री है उसने विटनेस किया है, उसने देखा है कि जो इंसान है वो कॉन्टिन्यूसली, वो मुकम्मल तौर पे जो है ना, वो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उनको इंडिविजुअल लेवल पे भी, यानी कि अपने तौर पे भी, और स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी, गवर्नमेंट भी यही कोशिश कर रही होती है कि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। और वो कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं? हेल्थ केयर है, जैसे कि मुख्तलिफ बीमारियों वगैरह से बचाना खुद को। इलिटरेसी यानी कि एजुकेशन, एजुकेशनल इश्यूज यानी कि जो जाहिलियत है उसका खात्मा। उसके अलावा पॉवर्टी, गुर्बत का खात्मा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई अगर हो जाए किसी मुल्क में बहुत ज़्यादा, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके खात्मे के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी लोगों को जॉब वगैरह ना मिल रही हो, लोगों को जो है रोजगार ना मिल रहा हो, तो इसके खात्मे के लिए इन ये जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इनको डील करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए जो है इंसान कोशिश करता रहता है। अच्छा, अब सबसे पहले एडम स्मिथ की जो है डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास, जो कि उसने अपनी बुक के अंदर दी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये उसने एक बुक लिखी थी, उसमें उसने एक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। तो उसने क्या कहा, इकोनॉमिक्स डील विद द वेल्थ ऑफ नेशंस। इकोनॉमिक्स किससे डील कर रही है? नेशंस की वेल्थ के साथ, नेशंस के पास जो पैसा है उससे डील कर रही है इकोनॉमिक्स, रादर देन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसका ह्यूमन वेलफेयर, इंसानी भलाई के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी नेगेटिविटी इसकी डेफिनेशन में होती है कि इसने पैसे को बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया, ह्यूमन वेलफेयर को इसने बिल्कुल सिरे से इग्नोर कर दिया। ये एलोबरेटेड हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस, ने ये भी बताया कि वेल्थ प्रोड्यूस कैसे हो रही होती है, एक्सचेंज कैसे हो रही होती है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही होती है, और यूज कैसे हो रही होती है। तो इसमें आगे इसकी थोड़ी सी डिस्कशन है कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ के बारे में। द वे ही स्ट्रेसफुली डिस्कस द टर्म वेल्थ है, क्योंकि उसने बार बार जो है वेल्थ को डिस्कस किया है, तो वी कैन से कि स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है। साइंस क्यों है, इसको भी हमने अगले टॉपिक में डिस्कशन करना है कि साइंस इकोनॉमिक्स को हमने क्यों कहा है। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ है, क्यों हमने कहा? क्योंकि उसने बार बार वेल्थ पे इतना जो है फोकस किया एडम स्मिथ ने। अब उसने 4 बातें बताई कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ क्या होती है। तो उनमें से सबसे पहली बात, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स होती हैं और जो सर्विसेज होती हैं उनकी प्रोडक्शन जो है, उसको उसने कहा कि ये प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है। क्यों? क्योंकि जब हम गुड प्रोड्यूस करेंगे तो उनको बेच के हमें पैसा हासिल होगा, या फिर हम सर्विसेज, यानी कि कोई स्किल है मेरे पास, जो मैं उसको बेच के कोई पैसा हासिल कर लूँ, जिस तरीके से टीचिंग हो गई, या जो लॉयर होते हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो सीए फार्म्स होती हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरीके से वो इन चीज़ों को अंदर जो है डिग्री वगैरह करके, स्किल हासिल करके, तो फिर वो इनको सेल करते हैं। तो इस तरीके से उनके पास पैसा आ रहा होता है। तो अब वो ये बता रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि हम प्रोड्यूस करें गुड्स और सर्विसेज को, और वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हम 4 फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, उनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं जिनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। इन फैक्टर्स को भी हमने इसी चैप्टर में आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब मैंने कोई भी अगर बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले मुझे उसके लिए एक ज़मीन चाहिए होगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड। मुझे उसके लिए मजदूर वगैरह चाहिए होंगे, लेबर। और मुझे उसके लिए जो है मशीनरी चाहिए होगी, कैपिटल की फॉर्म में। और मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके, जो कि रिस्क एंड रिवार्ड ले सके। रिस्क एंड रिवार्ड मीन्स अगर प्रॉफिट हो तो वो भी उसका हो, अगर लॉस हो तो वो भी उसका हो। ठीक है, तो अगर मैं खुद ये कर रहा हूँ, या फिर मुझे, अगर मैं सिर्फ प्लानिंग कर रहा हूँ, तो एक बंदा ऐसा होगा जो कि एंटरप्रेन्योर होगा, जो कि प्रॉफिट और लॉस बर्दाश्त करेगा उस बिजनेस का। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, स्टेट द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वन इंडिविजुअल मस्ट बी एक्सचेंज विद समवन एल्स। अब जब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लिया तो क्या करना है? मैंने उनको आगे बेचना है ताकि मैं पैसे कमा सकूं। तो वो हम क्या करूंगा, मैं क्या कर लूंगा, एक्सचेंज कर लूंगा किसी दूसरे के साथ, विद समवन एल्स, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ताकि उन लोगों की नीड जो है वो सेटिस्फाई हो सके। यहाँ पे नीड और वांट के ऊपर भी एक डिस्कशन है कि नीड क्या होती है और वांट क्या होती है, ये भी इसी चैप्टर में हमने पढ़नी है। तो खैर अभी के लिए क्या है कि हमने जब गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया, सर्विस को प्रोड्यूस कर लिया, तो हम उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं ताकि हम एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। एवरी इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ही नीड। हर इंसान अपनी ज़रूरियात की हर चीज़ को खुद से नहीं बना सकता। तो इसलिए क्या करना है, उस वो दूसरों पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो दूसरों से बनाई हुई चीज़ को इस्तेमाल करे और अपनी जो ज़रूरियात है उनको पूरा कर ले। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होती है? यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरेटेड वेल्थ थ्रू कंबाइंड एफर्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अमंग दोज हाउसहोल्ड हु हैव प्रोवाइडेड देम। अब इसमें क्या है,
ये इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वेल्थ को, जो पैसा हमारे पास इकट्ठा हो गया है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करके उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो पैसा जनरेट हुआ है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू कंबाइंड एफर्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन अमंग दीज हाउसहोल्ड हु हैव प्रोवाइडेड देम। अब हमने पैसा कैसे जनरेट किया था, हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी, और गुड्स एंड सर्विसेज बनी कैसे थी, कंबाइंड एफर्ट के जरिए। कंबाइंड एफर्ट की थी किसने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, जिसकी वजह से हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज बनी थी और उससे हमने पैसा जनरेट किया था। अब उस पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दोज हाउसहोल्ड्स हु हैव प्रोवाइडेड देम, क्योंकि जो हमारे पास लेबर होता है वो हाउस होल्ड से ही आ रहा होता है, तो अब हमने उनके दरमियान जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। द वेल्थ which firm or producer distribute among factors of production is termed as reward। अब क्योंकि जिस तरीके से लेबर है, लेबर हमारे पास 4 फैक्टर प्रोडक्शन में से एक लेबर था, तो लेबर जो आ रहा है वो हाउस होल्ड से ही आ रहा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली लेबर चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा होता है इंटरप्रेन्योर के लिए, और उसके बाद इंटरप्रेन्योर से वो लेबर ही अपने जो है ज़रूरियात को पूरी करने के लिए उन चीज़ों को खरीद रहा होता है। तो खैर यहाँ पे क्या बता रहा है वो, कि उन अब लेबर को उसने सैलरी भी देनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि पैसा जब आ गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो लेबर को सैलरी देनी है। उसके अलावा जो लैंड उसने लिया है, अगर रेंट पे लिया तो उसका किराया देना है, ठीक है। मशीनरी को मेंटेनेंस वगैरह करनी है, अगर कोई नई मशीनरी खरीदनी है तो उसका खर्चा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना है। तो ये जो चीजें हैं इनको कहते हैं रिवार्ड, रिवार्ड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको इसके ऊपर भी यहाँ एक एपिसोड में हमारी इसी चैप्टर में पूरा टॉपिक है, इसके अंदर ये डिस्कशन है। अच्छा, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट्स जनरेशन। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का मकसद क्या है, कि उसको एट द एंड अल्टीमेटली जो है कंज्यूम कर लिया जाए, उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। एवरी इंडिविजुअल हैज सम नीड व्हिच ही वांट टू सेटिस्फाई। हर इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं, ठीक है, कुछ वांट्स होती हैं जो कि वो सेटिस्फाई करना चाहता है, और वो तभी पॉसिबल होता है जब वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम कर लेता है। लाइक मेरा अगर दिल कर रहा है कि मैं बिरयानी खा लूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश तभी पूरी होगी जब मैं उस बिरयानी को कंज्यूम करूँगा, उसको मैं जो है यूज़ कर लूँगा। टू गेट एंड कंज्यूम सच गुड्स एंड सर्विसेज वन हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन देम। अब उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैं क्या करूँगा, लाइक बिरयानी अगर मैंने खानी है तो मैं किसी शॉप पर जाऊँगा, ठीक है, वहाँ से चावल वगैरह खरीदूँगा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, और तो मैं उसको क्या दूँगा, पैसे दूँगा, और फिर घर आके मैं बिरयानी बना के तो उसको फिर मैं खा के अपनी जो वांट है, अपनी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर लूँगा। तो इस तरीके से एडम स्मिथ की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी एक अपनी बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, जिसमें उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इकोनॉमिक्स मैनकाइंड की स्टडी है, यानी कि इंसानियत की स्टडी है, इंसानियत की भलाई की स्टडी है, इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि आम जिंदगी में जो इंसान है उसकी जो इंसानियत की भलाई है, इंसानियत के जो अच्छे के लिए, इंसानियत के एडवांटेज के लिए काम करना, उसको इकोनॉमिक्स की में हम स्टडी कर रहे होते हैं। It examine that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisite of well-being। यानी कि इंसान की जो ज़रूरियात हैं उनको अटेन करना, इंसान की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उनको अटेन करना, उनको हासिल करना, उनको इस्तेमाल करना, यूज़ करना, ये उनके रिलेटेड जो डिसीजन है, ठीक है, उनको ये स्टडी कर रहा होता है। इट एग्जामिन दैट पार्ट, ये सिर्फ उस हिस्से को, इंडिविजुअल और सोशल एक्शन के सिर्फ उस हिस्से को ये स्टडी कर रहा होता है जो कि रिलेट किससे कर रहा है, हासिल करना और इस्तेमाल करना मटीरियल एक्टिविटीज, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इंसान को जिनकी ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस एज इट स्टडी पीपल इन देयर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑर्डिनरी बिजनेस, आम जिंदगी को डील कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, तो उसको उसने सोशल साइंस का नाम दे दिया। वेल्थ इज द सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे भी क्योंकि हमने ज़रूरियात पूरी करनी है, ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो यहाँ पे भी बात जो है वेल्थ ही की हो रही है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, उसने मैन काइंड को भी इन्वॉल्व कर दिया। इकोनॉमिक्स एंशियसली डिस्कस अबाउट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, इसमें जो है ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को भी डिस्कस कर रही होती है इकोनॉमिक्स। After receiving lot of criticism on the previously discussed point of view about economics, तो उसके बाद क्योंकि इन पिछले जो डिस्कस हुए थे डेफिनेशंस, इन पर जब क्रिटिसिज्म आया तो क्या हुआ, रॉबिन्स ने अपना एक व्यू दिया, ठीक है। उसने क्या, उसने भी एक बुक लिखी जिसके अंदर उसने क्या होता है, इकोनॉमिक्स द साइंस वी स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। उसने क्या कहा, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि क्या स्टडी कर रही है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रही है, इंसान के बिहेवियर को स्टडी कर रही है इकोनॉमिक्स। और कौन से बिहेवियर को, एज रिलेशनशिप बिटवीन, कौन से बिहेवियर को, वो बिहेवियर जो कि वो शो कर रहा है, कब वो शो कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्कॉर्स मीन्स,
अब ये मल्टीपल एंड्स और स्कार्स मीन्स, ये दो वर्ड्स आ गए हमारे पास। अब मल्टीपल एंड्स क्या होते हैं? मल्टीपल एंड्स मीन्स जो है, मल्टीपल एंड्स मीन्स जो ख्वाहिशात हमारी है, हमारे इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड है। तो इसको इसने आगे एक्सप्लेन भी किया था मल्टीपल एंड्स को। और जो है स्कार्स मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसकी सिंपल सी अगर हम वन वर्ड में बात करें तो इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड है, और इंसान के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड से हैं। जैसे कि मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन 100 रुपये में मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद लूँ, मैं शॉपिंग भी कर लूँ, मैं खाने के लिए भी कुछ खरीद लूँ। लेकिन मेरे पास जो रिसोर्स है, जो पैसे हैं वो लिमिटेड से हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उसने कहा है कि जो इंसान के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जबकि उसकी ख्वाहिशात जो होती हैं, जो एंड्स होती हैं, वो मल्टीपल होती हैं। तो अब उसको क्या करना होता है? इसको डिसीजन करना होता है कि वो उन 100 रुपये को कैसे यूटिलाइज करे, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इस तरीके से उसको जो डिसाइड करना होता है उसके लिए, मतलब वो क्या डिसाइड करता है। अब फॉर एग्जांपल 100 रुपये में मुझे कोई खाने की चीज़ मिल रही है और एक कोल्ड ड्रिंक मिल रही है। तो अब मैंने कोल्ड ड्रिंक लेनी है या मैंने कोई खाने की चीज़ लेनी है, अब उसको हम स्टडी कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में। मल्टीपल एंड्स क्या होती हैं? वांट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये क्या स्टेट कर रहा है? इंसान की जो वांट्स हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, एज ह्यूमन कीप ऑन सेटिस्फाइंग देयर नीड बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि इंसान क्या करता है, जब से हम पैदा होते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विस को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन वो बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए इसकी जो ज़रूरियात हैं, इसकी जो ख्वाहिशात है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। और ये जो है एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। इसकी डेफिनेशन में उसने कहा कि नोटिस करने वाली चीज़ है कि इसने स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को डिस्कस किया, जो कि पहले नहीं डिस्कस हुआ था, कि जो रिसोर्स हैं वो हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं, ये रिसोर्स हमारे पास खत्म हो जाने वाले हैं, जबकि हमारी ख्वाहिशात खत्म नहीं होने वाली। एज इट इज सेड दैट द ह्यूमन वाटर एंडलेस वांट्स है हमारी, इट इज आल्सो रियलिटी दैट मीन्स आर टू सेटिस्फाई दोज नीड्स आर इनसफिशिएंट। और जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो इनसफिशिएंट, यानी कि वो हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है कि हम अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। Scarce resources can be alternatively that is can be utilized in different ways. तो scarce, अब यहाँ पे एक बात उसने की थी which have alternative uses। अब उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जो scarce resources हैं हमारे पास, जो लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो जिस तरीके से हमने एग्जांपल ली थी 100 रुपये की, अब उस 100 रुपये को मैं अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकता हूँ। उसको मैं जो है कोल्ड ड्रिंक भी खरीद सकता हूँ, उससे मैं कोई खाने की चीज़ भी खरीद सकता हूँ, उससे और भी बहुत सी चीज़ें मैं खरीद सकता हूँ। इट कैन बी यूटिलाइज इन डिफरेंट फॉर इंस्टेंस। अब उसने लैंड की एग्जांपल दिया। लैंड जो है वो उसको हम कल्टीवेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई चीज़ उगा लें, और टू बिल्ड अप फैक्ट्री, उस पर हम फैक्ट्री भी जो है बना सकते हैं, उसमें हम रहने के लिए घर भी बना सकते हैं। अब ये हमारी नीड पे और हमारी प्रियोरिटी पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ तक जो थी हमारी 3 डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं इकोनॉमिक्स की। उसके बाद नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे एक सवाल आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक्स एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है? तो अब इसका सिंपल आंसर तो ये है कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है। लेकिन अब हमने जो डिस्कशन करनी है वो इसके एविडेंस के तौर पे करनी है, कि हमने ये प्रूव करना है कि इकोनॉमिक्स साइंस है तो क्यों है, इकोनॉमिक्स अगर आर्ट्स है तो ये क्यों है। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स, जब साइंस हम कहते हैं तो साइंस की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव साइंस और एक होती है नॉर्मेटिव साइंस। तो इकोनॉमिक्स एक तो साइंस है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते होते हैं। तो इकोनॉमिक्स को हम साइंस तो कह रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है? ये पॉजिटिव साइंस भी है और ये नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये पॉजिटिव साइंस होती क्या है? पॉजिटिव साइंस का क्या मतलब है? एनालिसिस ऑफ ऑलरेडी टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड फैक्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं चीज़ें और जो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुकी हैं फैक्ट्स, ठीक है, उनको हम जो है एनालाइज करते हैं, उनका हम मुशाहिदा करते हैं। एंड डिवेलप सम रिक्वायर्ड लॉ इन प्रिंसिपल, और उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, कोई लॉ और प्रिंसिपल डेवलप कर देते हैं। जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, कि जैसे जैसे चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो हमने एक लॉ बना लिया। तो ये क्या हो गया? एक पॉजिटिव साइंस। फॉर इंस्टेंस इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट। अब उसने एग्जांपल दी है कि ये एक फैक्ट है कि अर्थ जो है वो राउंड है, दुनिया गोल है, एंड मूविंग अराउंड द सन, और ये जो सूरज के गिर जो है गर्दिश कर रही, सिमिलरली वी एक्सेप्टेड एन ऑलरेडी टेस्टेड फैक्ट दैट आवर ब्रेन पासेस ऑर्डर टू आवर बॉडी। उसने एक और एग्जांपल दी है कि ये भी एक फैक्ट है, हम सब मानते हैं कि जो हमारा दिमाग है, जो ब्रेन है, वो ऑर्डर देता है पूरी बॉडी को, और पूरी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करती है। ऑल दीज फैक्ट्स आर एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन। ये हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल है, कोई भी इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा करता, एज टर्म एज पॉजिटिव साइंस। और इसको हम पॉजिटिव साइंस कह रहे होते हैं। एक्सेप्टिंग दिस एक्सप्लेनेशन वी कैन से इकोनॉमिक्स बिहेव एज पॉजिटिव साइंस। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस के तौर पे बिहेव कर रही है।
इसकी एक और एग्जांपल उसने दी है, अब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दी है। वी नो द फैक्ट दैट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज पॉवर्टी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, लोगों को अगर जॉब वगैरह ना मिल रही हो तो इससे क्या होता है, गुर्बत में इजाफा होता है। एंड हर्ट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, और लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी जिंदगी गुजारने के जो तरीके हैं वो भी गिर जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते जिंदगी गुजारने के लिए अच्छे तरीके से, वो फिर क्वालिटी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। और इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हर्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इन लॉन्ग रन। अब यहाँ पे जो है उसने बताया कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हर्ट, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो भी हर्ट होती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही होती लोगों को। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी लॉन्ग रन में अफेक्ट हो रही होती है। तो ये अब एक चीज जो है हमें फैक्ट के तौर पे मालूम होंगे कि जब बेरोजगारी होगी तो इससे गुर्बत भी बढ़ेगी। तो ये क्या है, पॉजिटिव साइंस का एग्जाम्पल। अब नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? नॉर्मेटिव साइंस में बता रही होती है हाउ थिंग्स शुड बी, प्रोग्रेस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वे थिंग्स एक्चुअली शुड बी। ये है क्या, ये वो रास्ता ढूंढता है कि चीज़ों को किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अगर इसी एग्जांपल मतलब हम देखें कि हमें मालूम है अनएम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक है, तो हम क्या करें, हम तरीके ढूंढेंगे इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, इसको ये डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्दर मोर नॉर्मेटिव साइंस इंक्वायर एंड एसेट अबाउट गुड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब क्या अच्छे तरीके हैं चीज़ों को करने के, कैसे हम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट वे ऑफ थिंकिंग, किस तरीके से हम सोच सकते हैं। फॉर इंस्टेंस पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। अब हमें मालूम है कि जो पोल्यूशन है, जो आलूदगी है माहौल में, उससे क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर, जो हमारी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, गर्मी में इजाफा हो रहा है। सो इट मस्ट बी टैकल्ड, उसको जो हमें टैकल करना है। और सोशल अनरेस्ट क्रिएट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस फॉर द स्टेट। और अगर तो सोशल अनरेस्ट होगा, यानी कि अमन सुकून नहीं होगा अगर मुल्क के अंदर, तो इससे क्या होगा, जो स्टेट के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंतजामिया है उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। दैट्स वाई शुड बी मैनेज, तो इसको भी मैनेज होने की जरूरत है। तो इस तरीके से अब हमें मालूम हो गया कि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस के तौर पे भी एक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि नॉर्मेटिव साइंस में हम चीज़ों को कैसे करना है उसका तरीका निकालते हैं, उसका हल ढूंढ रहे होते हैं। So, with this point of view, economics also deals in normative good। अब उसने इकोनॉमिक्स से एग्जांपल दे दी। हमें मालूम है कि फास्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जो आबादी, आबादी में इजाफा, पहले वो पोल्यूशन की बात हो रही थी यानी आलूदगी, यहाँ पे अब आबादी की बात हो रही है, इंसानी आबादी की बात हो रही है। फास्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन, also in fast growth in population along income equality, और इनकम में भी इक्वालिटी आ रही हो, यानी कि किसी को कम इनकम मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही है। क्रिएट मैनी अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो इससे होता क्या है, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं। सो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में भी डिस्करेज, मस्ट बी डिस्करेज। तो इसलिए क्या करना है, हमें ज़्यादा आबादी को डिस्करेज करना है ताकि हम इन मुश्किलों से बच सके। तो ये जो डिस्करेज करना है, इसको क्या है, ये नॉर्मेटिव साइंस है। और एज स्टेटेड अबव अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज पॉवर्टी एंड हर्ट द लिविंग स्टैंडर्ड। अब यहाँ तक जो थी ये पॉजिटिव साइंस के तौर पे ऐड करी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट से हमें मालूम हो गया कि क्या हो रहा है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, गुर्बत का इजाफा हो रहा है, और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट शुड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो इस अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए ताकि इससे हम बच सकें। तो ये जो गवर्नमेंट को सजेशन दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, इसको हम पढ़ रहे होते हैं नॉर्मेटिव साइंस में। तो हमने प्रॉब्लम को देख लिया, अब हम जब उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, तो इसको हम नॉर्मेटिव साइंस में डिस्कस कर रहे होते हैं। हेंस वी कैन से पॉजिटिव इकोनॉमिक रिवील ओनली फैक्चुअल रियलिटीज। पॉजिटिव इकोनॉमिक सिर्फ फैक्चुअल रियलिटीज के बारे में बता रही होती है कि ये इस चीज से ये मसला हो रहा है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कर रही होती है, इंक्वायर एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम इंक्वायरी करते हैं, हम ढूंढते हैं और हम बताते हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस उस मसले के। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव एज वेल एज पॉजिटिव साइंस दोनों के तौर पे एक्ट कर रही होती है। उसके बाद आर्ट की बात करें, इकोनॉमिक्स आर्ट के तौर पे कैसे एक्ट कर रही है। आर्ट क्या होती है, अप्लाई करना। आर्ट मतलब अप्लाई करना किसी भी साइंटिफिक नॉलेज या थ्योरी को। व्हेन समवन आफ्टर गैदरिंग साइंटिफिक फैक्ट यूज देम टू सॉल्व प्रॉब्लम, दिस इज वी कॉल आर्ट। हमें एक मसला पता चल गया, हमें उसका हल भी पता चल गया, अब जब हम उसके हल को अप्लाई करेंगे तो इसको हम आर्ट कहते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को हम आर्ट भी कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल दी है उसने, सिंस सम गैदरिंग नॉलेज एंड फैक्ट थ्रू लेक्चर्स एंड ट्रेनिंग अबाउट ड्राइविंग कार इज कॉल्ड साइंस। हमने अगर लेक्चर्स दिए हैं, मतलब वीडियो लेक्चर्स वगैरह ले लिए, ट्रेनिंग हासिल कर ली कि गाड़ी कैसे चलानी है, तो उसको हम कह देंगे कि ये साइंस है।
while as he or she take a drive on the road। लेकिन जब उसने जब सारा कुछ सीख लिया, सारी टेक्निकलिटी सीख लिया, अब वो जब रोड पे ड्राइव करने जाएगा, अप्लाई करेगा अपने नॉलेज को, तो इसको हम आर्ट कहेंगे। Same in economics. The learning about economic fact about the economy through historical fact enable the authorities to make effective planning to achieve target of economic growth and development। अब जब हम historical facts हमें मालूम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए जो है हम डिसीजंस कर देते हैं अच्छे तरीके से, ताकि हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकें। अब इन नटशेल, मतलब अगर हम इसको दो लाइंस में बयान करने की कोशिश करें तो क्या होगा, वी कैन से इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट। इकोनॉमिक्स जो है हम कह सकते हैं साइंस भी है और आर्ट्स भी है, और क्यों है अभी हम इसको डिस्कस कर लिया है। एज इट इज नॉट ओनली प्रोवाइड नॉलेज अबाउट अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक इशूज। अब ये क्या करती है, नॉलेज प्रोवाइड कर रही है जब हमें इकोनॉमिक इशूज का, तो आप इस ये क्या किसके तौर पे ऐड कर रही है, पॉजिटिव साइंस के तौर पे ऐड कर रही है। जब ये सोल्यूशन को सजेस्ट कर रही है बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस को, तो जब हमें वो सोल्यूशन सजेस्ट कर रही है इकोनॉमिक्स, तो हम कह रहे हैं कि ये नॉर्मेटिव साइंस के तौर पे डील कर रही है। अब जब हमने सॉल्यूशंस को सीख लिया, तो जब हम सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये आर्ट के तौर पे एक्ट कर रही है। इसकी कंप्रिहेंसिव एग्जांपल देख लें। हिस्टोरिकल एविडेंस रिवील द फैक्ट दैट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एजेंट्स एवर एक्सप्लॉइट द वीक वन। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एजेंट्स होते हैं इकोनॉमी इकोनॉमी के किसी भी, यानी कि जो अमीर तबका होता है वो एक्सप्लॉइट करता है, यानी कि वो हकूक फ्राहम नहीं करता गरीब तबके को। टू प्रिवेंट दिस, गवर्नमेंट मेक डिफरेंट लॉज ऑफ द कंट्री। इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट लॉज बनाती है। अब यहाँ तक इकोनॉमिक्स साइंस के तौर पे एक्ट कर रही थी। कैसे? जब रिवील हुआ था फैक्ट कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एजेंट्स एक्सप्लॉइट करते हैं वीक इकोनॉमिक एजेंट्स को, तो यहाँ तक क्या था, पॉजिटिव साइंस। अब जब उसकी प्रिवेंशन के लिए हमने लॉ बनाए, तो उसको क्या कहा कि हमने नॉर्मेटिव साइंस। सच एज लेबर लॉ, मिनिमम वेजेस, मतलब ये डिफरेंट तरीके के लॉ, जैसे कि मिनिमम वेजेस से कम तनख्वाह नहीं देनी चाहिए मजदूरों को, ताकि उनके जो हकूक हैं वो जो है मुतासिर ना हो। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम टू सजेस्ट द वर्केबल मेजर और द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एज साइंस। अब यहाँ तक वो साइंस था, वेयर एज इम्प्लीमेंटेशन। अब जब हम लॉस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, यानी कि हम नोटिफिकेशन भेजते हैं दुकानों पे कि इससे कम तनख्वाह आपने नहीं देनी फैक्ट्रीज में डिफरेंट, तो अब क्या होगा, इसको हम आर्ट कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस भी साइंस के तौर पे भी एक्ट कर रही है, आर्ट के तौर पे भी एक्ट कर रही है, और साइंस के अंदर वो पॉजिटिव साइंस के तौर पे भी एक्ट कर रही है और नॉर्मेटिव साइंस के तौर पे भी एक्ट कर रही होती है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, और इकोनॉमिक्स की तीन डेफिनेशन जो हमने दी, तीन तरह के इकोनॉमिक्स ने, वो हमने डिटेल से पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की जो दो ब्रॉड ब्रांचेस हैं, जिनको हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया था। अब उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्चुअली हमें मालूम हो चुका है कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल को और फर्म को पढ़ते हैं, यानी प्रोड्यूसर और सेलर को पढ़े, जबकि मैक्रो में हम गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेडर्स को पढ़ रहे हैं। बट इनकी कुछ एडवांटेजेस, कुछ इनके जो स्कोप वगैरह है, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।